लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक सवाल अक्सर मेरे कई व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स और क्लाइंट्स के द्वारा पूछा जाता है कि 498A के मामलों में जमानत कब करानी चाहिए। 498A के केसेस में जमानत कराने का सही समय क्या होता है। तो आज के इस एपिसोड में बातचीत करेंगे, देखेंगे कि 498A का केस किस किस तरीके से दर्ज कराया जा सकता है और किस स्टेज पर जमानत कराना सही होता है, और जमानत अगर ना कराएं तो क्या स्थिति हो सकती है। इन सभी बातों के बारे में आज के इस वीडियो में बातचीत करने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, आपने अभी प्रैक्टिस शुरू की है, तो भी ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपका कोई केस चल रहा है कोर्ट में इस तरीके का, तो भी ये वीडियो आपको देखना चाहिए। तो साथियों, जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि इस संबंध में क्या महत्वपूर्ण जानकारी है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे ज़रूर सेट कर दें। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 498A कब लगाई जाती है। वैसे तो 498A की जो धारा है इंडियन पेनल कोड की, बहुत ही पॉपुलर धारा हो गई है, बहुचर्चित अपराध हो गया है। 498A कहती है कि जब पति या पति के नातेदारों के द्वारा पत्नी के साथ क्रूरता की जाती है तो पत्नी 498A का केस कर सकती है। अब यह केस दो तरीके से हो सकता है, हालांकि इससे पहले भी मैंने कई वीडियोस में बताया है। सबसे पहले तो यह एक कॉग्निजेबल अपराध होता है, संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस। और आप जानते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर किसी के साथ कमिट किया गया है तो वो थाने में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 154 के तहत फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करा सकती है। तो 498A की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई जा सकती है, क्रिमिनल केस शुरू हो सकता है, जिसको बोलते हैं स्टेट केस। अगर कोई व्यक्ति थाने में FIR दर्ज नहीं कराना चाहता या पुलिस FIR दर्ज करने से मना कर देती है, जैसा कि हम पिछले कई सालों से देखते चले आ रहे हैं कि 498A के मामलों में अब FIR बहुत मुश्किल से दर्ज की जाती है। तो अगर FIR दर्ज नहीं होती तो कोर्ट में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 2D के तहत कंप्लेन दाखिल की जा सकती है। और जब कंप्लेन दाखिल होती है तो मजिस्ट्रेट की न्यायालय के द्वारा सेक्शन 200 CRPC में कंप्लेनेंट के स्टेटमेंट होते हैं, 202 में विटनेसेस के स्टेटमेंट होते हैं। और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि प्रिमा फेसाई ऑफेंस मेड आउट होता है तो 204 में समन कर लेती है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि प्रिमा फेसाई ऑफेंस मेड आउट नहीं होता तो 203 CRPC के तहत उस कंप्लेंट को खारिज कराया जा सकता है। तो यहां पर दो बातें निकल करके आई कि एक तो पुलिस में FIR दर्ज होने से केस शुरू हो जाता है, और दूसरा कोर्ट में कंप्लेंट केस के रूप में दर्ज करा दिया जाता है तो केस शुरू हो जाता है। अब आगे देखते हैं कि इसके बाद क्या कानूनी प्रावधान है। अब साथियों, जैसा कि आज हमारे वीडियो का टॉपिक है कि 498A के केसेस में जमानत कराने का सही समय क्या होता है, उस पर वन बाय वन करके चर्चा कर लेते हैं। अगर केस FIR से शुरू हुआ है तो FIR रजिस्टर होने के बाद विवेचना शुरू होगी। और मैं आपको बता दूं कि विवेचना के दौरान मुकदमों में अगर आरोप जो लगाए गए हैं FIR में, FIR के सपोर्ट में एविडेंस मिलती है अभियुक्तों के विरुद्ध, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर गिरफ्तारी भी कर सकता है। लेकिन जहां तक 498A के केसेस का सवाल है तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद और CRPC की धारा 41 में अमेंडमेंट होने के बाद और 41A के नोटिस का प्रावधान आने के बाद जिन मामलों में 7 ईयर्स से कम का सजा है, 7 ईयर्स या उससे कम की सजा है, तो उसमें अरेस्टिंग ज़रूरी नहीं है। 7 साल से ज़्यादा के अपराधों में ही अरेस्टिंग जरूरी है। 7 सालों से कम के सजा वाले जो अपराध हैं उनमें अरेस्ट तभी की जाएगी जब अरेस्ट करने की परिस्थितियां हों। यानी आप आरोपी जो है बिल्कुल कोऑपरेट ना कर रहा हो इन्वेस्टिगेशन के साथ, वो अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचकर कहीं भागने वाला हो, विटनेसेस को बहुत ज़्यादा थ्रेट कर रहा हो, ये कुछ सर्कमस्टांसेस हैं। अगर आईओ को लगता है, आईओ मीन्स इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, विवेचक, उसको लगता है कि इसमें बहुत ज़रूरी है अरेस्टिंग, तो वो अरेस्टिंग के कारणों को लेकर अरेस्टिंग करेगा, अन्यथा अरेस्टिंग नहीं होती। तो 498A के मामले में खास तौर से जब से मेडिएशन की व्यवस्था आ गई और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो गया, कई केसेस में हुआ, लास्ट ईयर अंतले वर्सेस CBI में आदेश हुआ और कैटेगोरिकली ये आ रहा है, तब से अरेस्टिंग नहीं होती।
498A के साथ जो और धाराएं लगती हैं, गाली गलौज, मारपीट का नॉर्मली आरोप लगाया जाता है, स्त्रीधन छीनने का, तो 323, 504, 406, इन सारी धाराओं में जो सज़ा है वो 3 साल के आसपास की सज़ा है। तो इनमें अरेस्टिंग नहीं होती, इसलिए एफआईआर के बाद विवेचना के दौरान भी जमानत कराने की ज़रूरत नहीं है। अब विवेचना पूरी होने के बाद न्यायालय में चार्जशीट आएगी। चार्जशीट आने के बाद समन जारी होगा। समन में नहीं हाजिर होंगे तो वारंट होगा, पहले बेलेबल वारंट, फिर नॉन बेलेबल वारंट। तो अगर आप जमानत कराना चाहते हैं तो जब चार्जशीट आने के बाद जैसे ही आपको समन जारी होता है तो वारंट जारी होने से पहले ही आप कोर्ट में हाजिर होकर के जमानत करा लें। और अगर जमानत नहीं कराना चाहते हैं तो चार्जशीट के अगेंस्ट 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट में क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल करके चार्जशीट को क्वैश करने की प्रेयर कर सकते हैं। तो साथियों, यह तो था उन केसेस के लिए जो एफआईआर से शुरू होते हैं। अब देख लेते हैं कि जो कोर्ट में केस होते हैं उनमें जमानत कराने की स्थिति कब आती है। अब अगर थाने में एफआईआर से केस शुरू नहीं हुआ बल्कि कोर्ट में कंप्लेंट केस के रूप में केस शुरू किया गया है, परवाद मामले जो होते हैं, तो परवाद दाखिल होगा। परवाद दाखिल होने के बाद कंप्लेनेंट का बयान होगा, जैसा मैंने शुरू में बताया, सेक्शन 200 के तहत 202 में विटनेसेस के बयान होंगे। इसके बाद समन जारी कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा अगर प्राइमा फेसाई ऑफेंस मेड आउट होता है। समन जारी होने के बाद बेलेबल वारंट, फिर नॉन बेलेबल वारंट, वही स्थिति आ जाती है जो चार्जशीट आने के बाद होती है। तो समन जारी होने के बाद वारंट होने से पहले अगर आप हाजिर होकर जमानत कराना चाहते हैं तो कोर्ट में जमानत करा सकते हैं। अगर आप न्यायालय के द्वारा कंप्लेंट केस में जमानत नहीं कराना चाहते हैं समन जारी करने के बाद, तो आप समनिंग ऑर्डर को सेशन कोर्ट में बाय रिवीजन चैलेंज कर सकते हैं। तलबी आदेश के खिलाफ रिवीजन दाखिल कर सकते हैं जिला जज की न्यायालय में। और अगर आप जिला जज के न्यायालय में रिवीजन दाखिल नहीं करना चाहते तो इसके खिलाफ भी हाई कोर्ट जा सकते हैं। डायरेक्टली हाई कोर्ट में भी रिवीजन हो सकता है और समनिंग ऑर्डर क्वैश करने के लिए भी वहां पे आप क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी कि 498A में जमानत कब कराई जाए उस संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। मैं समझता हूं कि जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। मेरे द्वारा जो जानकारी दी जाती है अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दे। जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।